Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss the another topic which is conditions for equilibrium. Equilibrium के लिए हमें कौन सी conditions चाहिए? Previous lectures में हमने already reversible reactions को and equilibrium को स्टडी किया है कि कैसे रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम को सेटअप करता है, राइट? कैसे दो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के दरमियान में बैलेंस आता है, ठीक है? तो इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कंटिन्यूसली चेंज होता है एंड प्रोडक्ट जो है अगेन कंटिन्यूसली चेंज होता है रिएक्टेंट में, तो इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनके ज़रिए हमारे पास जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है? सो अगर हम वो कंडीशंस इसको प्रोवाइड नहीं करते तो आपके पास एक जो रिएक्शन है वो स्टेबल नहीं होगा, उसके दरमियान में जो है इक्विलिब्रियम जो है वो स्टेबल नहीं होगा, बल्कि रिएक्शन आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, या तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा या रिवर्स डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है? अगर हम कंडीशंस को चेंज करते हैं। सो नाउ मूविंग टूवर्ड द कंडीशंस विच आर नेसेसरी फॉर द इक्विलिब्रियम, राइट? सो द फर्स्ट वन इज़ द क्लोज कंटेनर। अब क्लोज कंटेनर हमें चाहिए, ठीक है, कि रिएक्शन का जो है वो आपके पास क्लोज कंटेनर में होना चाहिए, यानी बंद कंटेनर में होना चाहिए। अब ओपन में क्यों नहीं होना चाहिए? अब ओपन में इसलिए नहीं होना चाहिए, फॉर एग्जांपल यहाँ अगर हमने कोई चीज़, फॉर एग्जांपल कोई रिएक्टेंट रखा है, अगर वो गैसियस फॉर्म में है तो वो तो उड़ जाएगा, राइट? अगर लिक्विड भी आपने रखा है तो लिक्विड जो है वो आपके पास गैस फॉर्म में चेंज हो जाएगा एंड गैस जो है वेपर फॉर्म की फॉर्म में उड़ जाएंगे, तो आपके पास रिएक्शन में इक्विलिब्रियम सेटअप ही नहीं होगा। तो रिएक्शन क्या है, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, सिंपल डिकम्पोजिशन हो रही है एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, राइट? सो इक्विलिब्रियम में तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है एंड प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है, ठीक है? तो उसके लिए आपको क्लोज सिस्टम चाहिए कि हमने सिस्टम को, ये फॉर एग्जांपल दिस इज़ द कंटेनर, इसको आपने क्लोज करना है। आप ऊपर से यहाँ ये प्रेशर देना है, ठीक है? और अगर आप यहाँ से फॉर एग्जांपल इसको हीट देते हैं, ठीक है, तो इसमें फॉर एग्जांपल लिक्विड है, तो लिक्विड स्टेट जो है वो कन्वर्ट हो रही है इनटू वेपर स्टेट, राइट? अब वेपर स्टेट में क्या है, जब आप टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो मॉलिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, इज़ ड्यू टू मोशन। तो मॉलिक्यूल्स में मोशन आ जाते हैं, जितना ज़्यादा हीट होगी उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। सो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्पीडली ऊपर जाएंगे, ठीक है? अब ये ऊपर जब जाके यहाँ जो यानी टॉप तक जब पहुँचेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जाते जाते इनकी एनर्जी थोड़ी सी कम होती जाएगी, या वेपर्स में कन्वर्ट होते जाएंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। सो फिर ये अगेन कंडेंस होते जाएंगे, ठीक है? जब एनर्जी कम हो जाएगी तो ये कंडेंस हो जाएंगे, तो कंडेंस होकर दोबारा ये लिक्विड की फॉर्म में चेंज हो जाएंगे, यानी लिक्विड से वेपर्स बने, ये गैसियस स्टेट बनी एंड देन इस वेपर से ये बुखारात जो बन गए, ठीक है, ये दोबारा नीचे कंडेंस होकर लिक्विड में चेंज हो गए। तो अगर तो ये सिस्टम क्लोज ना होता तो ये वेपर्स उड़ जाते हैं, तो आपके पास इक्विलिब्रियम सेटअप ही नहीं होना था, ठीक है? तो सेटअप के लिए ये ऊपर से हमने इसको क्लोज किया। सो नेक्स्ट कंडीशन आपके पास है कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, ठीक है? उसको फ्लक्चुएट नहीं करना, उसको चेंज नहीं करना। अब फॉर एग्जांपल हाई टेम्परेचर है, ये आपको एक पॉइंट ज़रूर जहन में याद होना चाहिए कि हाई टेम्परेचर पे आपके पास मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। सो मॉलिक्यूल्स जो है आपस में जल्दी जल्दी कोलाइड करते हैं एंड देन आगे फॉरवर्ड हो जाते हैं, ठीक है? तो क्विकली आपके पास रिएक्टेंट जो है वो डिकम्पोज हो जाएगा और प्रोडक्ट आपके पास बनाएगा, ठीक है? जबकि लो टेम्परेचर जो है वो स्लो डाउन करता है इस डिकम्पोजिशन प्रोसेस को। जितना टेम्परेचर लो होगा तो उस पर ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे फ्रीज़र वगैरह है, तो फ्रीज़र में आपके पास लो टेम्परेचर होता है तो वहाँ डिकम्पोजिशन रेट नहीं होता, बहुत ही स्लो होता है, ठीक है? ऑन द अदर हैंड अगर आप एक चीज़ है उसको ज़्यादा हीट देते हैं तो वो क्विकली कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है? तो वो आपके पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। नाउ द नेक्स्ट कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम इज़ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ द सिस्टम। अब यहाँ आपने कांस्टेंट प्रेशर दिया है। अब ये नहीं है कि आपने इसको ज़्यादा प्रेशर कभी दे दिया, कभी कम प्रेशर दे दिया। पिस्टन है ना, तो पिस्टन से आपने प्रेशर अप्लाई करना। तो ये नहीं है कि कभी ज़्यादा आप इसको प्रेशर दे दो या कभी इसको कम दे दो, ठीक है? अगर ज़्यादा या कम दिया तो आपके पास, अगर ये कंडीशंस को हम फॉलो नहीं करेंगे तो इक्विलिब्रियम सेटअप नहीं होगा, ठीक है? तो रिएक्शंस तो रिगेन करने की कोशिश करता है कि वो इक्विलिब्रियम में किसी तरीके से आ जाए, या तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाके अपने आप को इक्विलिब्रियम में सेट करेगा या तो रिवर्स डायरेक्शन में आके, राइट? सो कंडीशंस का होना ज़रूरी है। तो कांस्टेंट प्रेशर आपने रखना है सिस्टम का,
ताकि आपके पास जो रिएक्टेंट है वो इजीली जो है वो कन्वर्ट हो प्रोडक्ट में, एंड प्रोडक्ट भी इजीली कन्वर्ट हो जाए रिएक्टेंट में, कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो बल्कि इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। आपने कंसंट्रेशन को मिकदार जो है आपके पास रिएक्टेंट की, एक कितने मोलर सोल्यूशन लेना है या कितने मोलर आपने सोल्यूट लेना है या कितना कंसंट्रेशन है वो मेंटेन रखनी है, कंटिन्यूसली ऐड नहीं करना, राइट, ना प्रोडक्ट को, ठीक है। ये नहीं है कि आप फॉर एग्जांपल एक रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में तो आप थोड़ा सा और रिएक्टेंट डाल दें, ठीक है। सो आपने एक ही बार आपने जितने मोलर जो रिएक्टेंट है वो लेके उसको सेटअप में डाल देना है, एंड देन प्रॉपर आपने कांस्टेंट टेम्परेचर देना है, क्लोज कंटेनर करना है, कांस्टेंट वॉल्यूम देना है, एंड वो इजीली कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कैटलिस्ट इफ़ यूज रिमेन अनचेंज्ड। अगर आप कैटलिस्ट यूज़ करते हैं उस रिएक्शन में, राइट, कैटलिस्ट क्या है, जो स्पीड अप करता है आपके केमिकल रिएक्शन को, राइट। तो कैटलिस्ट जो है ये एंजाइम्स के तौर पे, जैसे हम बॉडी में एंजाइम की बात करते हैं, बायोलॉजी में एंजाइम्स की बात करते हैं, सो एंजाइम्स कैटलिस्ट हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास कुछ एलिमेंट्स ऐसे जैसे प्लाटिनियम वगैरह हम अक्सर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ये कैटलिस्ट है, ये स्पीड अप करते हैं रिएक्शंस को। तो अगर आप लोग अपने रिएक्शन में कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसको अनचेंज रखेंगे, मतलब उसको चेंज नहीं करते जाओगे कि शुरू में आपने एक कैटलिस्ट रखा फिर लेटर ऑन चेंज कर दिया, राइट। सो ये सारी आपके पास कंडीशंस हैं जिनको आपने मेंटेन रखना है ताकि आपका रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम हो। एज लॉन्ग एज द कंडीशंस आर केप्ट कांस्टेंट द रिएक्शन विल बी इन इक्विलिब्रियम। नाउ when the conditions are disturbed the equilibrium will be disturbed, right? Okay जी, now another topic is ways to recognize the equilibrium। हम कैसे इक्विलिब्रियम को रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है, कैसे मालूम करेंगे। हमारे पास एक कोई सोल्यूट वगैरह है या कोई सोल्यूशन वगैरह है, ठीक है, तो उसको हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, मेजर कैसे करेंगे। तो हमारे पास दो बेसिक मेथड हैं, one is the physical method, another one is the chemical method, right? So physical method में हमारे पास three basic topics आते हैं, three basic steps आते हैं। It include polarimetry, refractometry and spectrophotometry, ठीक है। तो पोलरिमेट्री जो है हमारे पास ये मेथड है और इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करेंगे उसे कहते हैं पोलरीमीटर। इसी तरह रिफ्रैक्टोमीट्री जो है ये आपके पास मेथड कहलाता है, एंड इसमें जो इस मेथड में जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टोमीटर। एंड इसी तरह स्पेक्ट्रोमीट्री जो है ये आपके पास मेथड है और इसमें जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ करोगे उसको कहेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ओके जी, नाउ द फर्स्ट वन इज़ पोलरीमीटर। अब पोलरीमीटर क्या है, मीन पोलर हम यूज़ करते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। तो इसको आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि मतलब ये वो इंस्ट्रूमेंट है, वो मीटर है जो कि एंगल ऑफ रोटेशन को मेजर करता है, ठीक है, या मेजर द ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी मीन कि हमारे पास इसमें हम लाइट की स्टडी करेंगे कि वो या तो राइट साइड पे रोटेट करेगी या तो लेफ़्ट साइड पे रोटेट करेगी, ठीक है। यह हम कहते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव। सो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव हमने क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज के लिए यूज़ किया हुआ है। अब हमारे पास कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अब ऑप्टिकली एक्टिव से मुराद क्या है, विच कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट। अब इससे पहले आपको एक थोड़ा सा एक फिनोमेना है उसको अंडरस्टैंड करना है। लाइट जो है आपके पास, लाइट ये आपके पास दो फॉर्म में मूव करती है, ठीक है। एक तो पार्टिकल नेचर है इसकी, यानी फोटॉन्स की फॉर्म में, फोटॉन्स, एंड दूसरा है इसका वेव लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में मूव करती है। ये डाउन हो गया, यहाँ अप है, अप एंड डाउन, यूँ इस तरह ये मूव करेगा, ठीक है। अब यहाँ जो हमने जिक्र किया कि ऑप्टिकल एक्टिविटी किसे कहते हैं, कि जिसमें प्लेन पोलराइज लाइट जो है वो रोटेट होती है या तो लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे जब हम उसको किसी सब्सटेंस के ऊपर पास करें तो, ठीक है। तो वो इंस्ट्रूमेंट जिसमें हम एक किसी भी सब्सटेंस की ऑप्टिकल एक्टिविटी मालूम हमें करनी है उसको रखते हैं, एंड देन हम उसके ऊपर से प्लेन पोलराइज लाइट को पास करते हैं, और अगर वो लाइट
पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करे तो उसको हम अलग से नाम देते हैं, ठीक है। एंड अगर वो नेगेटिव साइड पे मूव करती है, मीन एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है, तो उसको हम अलग से नाम देते हैं, राइट। सो यहाँ पे आपको पहले अंडरस्टैंड करना है लाइट का। लाइट के दो नेचर हैं, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में मूव करती है, राइट। अब पहले आपको मालूम होना चाहिए प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये बल्ब है, तो अब आप जब बल्ब को देखते हैं तो इसमें ये जो लाइट है, इसके रेजेस जो हैं ये ऑल डायरेक्शन में मूव करती हैं, तो इसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी लाइट, आम सी लाइट है, ठीक है। और ये अनपोलराइज लाइट है, मीन ये किसी एक डायरेक्शन में, एक प्लेन में मूव नहीं करती, राइट। प्लेन पोलराइज लाइट कहते हैं, मीन कि जो एक प्लेन में मूव करे, या इस तरह मूव करे या इस तरह मूव करे, या एक सिंपल एक वन प्लेन, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। और जो एक प्लेन में नहीं है, डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रही है, उसको हम कहते हैं अनपोलराइज लाइट, राइट। तो अब हमने क्या किया कि ये जो लाइट है इसको हमने पास किया निकोल प्रिज्म से। अब निकोल प्रिज्म मतलब प्रिज्म आपने देखा भी होगा, ठीक है। तो प्रिज्म जो है, निकोल प्रिज्म कैल्शियम कार्बोनेट से बेसिकली बना होता है, ठीक है। अब जब आपने इससे पास किया तो ये प्रिज्म इस लाइट को सिंगल प्लेन में कन्वर्ट कर देता है, इसको हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, राइट। अब ये जो लाइट है इसको हम जब पास करते हैं पोलैरिमीटर ट्यूब से, अब ये वो ट्यूब है जिसके अंदर उस सोल्यूशन को हमने डाला होता है जिसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी हम फाइंड आउट करते हैं। कोई सोल्यूट है या सोल्यूशन है, सोल्यूशन लाइक इथाइल अल्कोहल या कुछ भी आपने, जिसका आपने ऑप्टिकल एक्टिविटी मालूम करना है, ठीक है, कोई सब्सटेंस वगैरह, ठीक है, तो उसको हमने डाला होता है। तो ये जब प्लेन पोलराइज लाइट इसमें से पास होगी, ठीक है, तो ये आपके पास रिजल्ट देगी 1 2 3। 1 2 3 क्या है कि रिजल्ट नंबर 1 क्या आएगा कि अनइफेक्टेड PPL, प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है, कि आपने पास किया तो आपके पास 3 रिजल्ट्स आ सकते हैं। नंबर 1 रिजल्ट ये हो सकता है कि वो जो प्लेन पोलराइज लाइट है ये अनइफेक्टेड हो, इस पर कोई फ़र्क ना पड़े, ये एज इट इज़ ही होगी, तो इसको हम कहते हैं ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। वो सब्सटेंस क्या है आपके पास, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। अगर तो ये इस तरह की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, एक डायरेक्शन, ये इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी इस तरह है, ठीक है, तो हम कहेंगे ये, इसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज। ये घड़ी की सुई जो है ना इस तरह ऐसे चलती है, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे क्लॉकवाइज। सो अगर वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ये प्लेन पोलराइज लाइट जो है ये इसने डायरेक्शन चेंज कर ली, तो ये इस तरफ आ रही है, ठीक है, ऐसे हो, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे ये ऑप्टिकली एक्टिव है। इसको हम पॉजिटिव का नाम भी देते हैं, ठीक है, जैसे अभी मैंने ऊपर बात की थी पोलर, तो यहाँ देखिए पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद अगर ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में मूव करती है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, घड़ी की सुई जो है ना, अगर वो वैसे नॉर्मली इस तरह चलती है, तो अगर हम उसकी सिम चेंज कर लें, उसकी डायरेक्शन चेंज कर लें, तो उसको हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा, इसको हम कहते हैं, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है, लेकिन इसको हम नाम दे देंगे नेगेटिव। सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव ये पोलरीमीटर है जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को पॉजिटिव एंड नेगेटिव में आपके पास शो करता है, ठीक है। एंड देन आपको मालूम होता है कि ये जो सब्सटेंस है ये डेक्स्ट्रो है, ये लीवो है, ये कॉन्सेप्ट हायर क्लासेस का है, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्लेन पोलराइज लाइट क्या है, ठीक है। ये पोलरीमीटर का जो बेसिक फिनोमिना है या इसका पूरा जो प्रिंसिपल है वो आपके पास ऑप्टिकल एक्टिविटी पे बेस करता है और प्लेन पोलराइज लाइट पे, ठीक है। सो अ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द एंगल ऑफ रोटेशन caused by passing polarized light